हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मनीष पांडे पर। तो दोस्तों, आज हम लोग नरेशन में ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और मिसलेनियस टाइप्स ऑफ जो प्रॉब्लम्स हैं नरेशन से रिलेटेड उन सबको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस से। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस आप सबको पता है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को इच्छा, आशीर्वाद, श्राप सूचक वाक्य कहा जाता है, या इसको शॉर्ट में कहा जाए तो कामना सूचक वाक्य भी कहा जाता है। और ऐसे सेंटेंस की खासियत होती है कि ये सब में से शुरू होते हैं। आप लोग जानते हैं कि में के द्वारा हम इस तरह का एक्सप्रेशन का बोध कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मोहन सेड, मे द प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेड, इसको विश्ड या प्रेड में चेंज कर दिया जाता है। अर्थात मोहन सेड है तो हम लिखेंगे मोहन विश्ड। इसके बाद जो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है, उसको हटा देंगे और इसके जगह पर दैट का प्रयोग करेंगे। कंजंक्शन के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मे द प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग। आप सबको पता है कि डायरेक्ट नरेशन में वाक्य चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, जब उसको इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं तो असर्टिव सेंटेंस हो जाता है। अर्थात उसका जो ऑर्डर होता है SVO हो जाता है। तो मे द प्राइम मिनिस्टर लिव लॉन्ग जो है, तो उसको मन में हम ऐसे समझ लेंगे कि है द प्राइम मिनिस्टर मे लिव लॉन्ग। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द प्राइम मिनिस्टर। अब मे जो है उसको माइट में चेंज कर देंगे, माइट लिव लॉन्ग। और जब यह वाक्य असर्टिव हो गया तो ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन तो ऐसे ही हट जाएगा, फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद एक दूसरा वाक्य देखते हैं, माई मदर सेड। तो हम क्या करेंगे, माई मदर सेड को विश्ड या प्रेड में भी चेंज कर सकते हैं। माई मदर प्रेड दैट गॉड मेक यू हैप्पी। यहाँ हम देख रहे हैं कि मे का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसा कि मैं कहा कि जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है वो मे से चालू होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मे अंडरस्टूड भी रहता है। तो अंडरस्टूड रहे भी तो भी हम जब इसको इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में चेंज करते हैं तो उसको लिख देते हैं। यानी गॉड है और मे का पास्ट माइट यहाँ लिख देंगे, माइट मेक। और यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ तो कोई प्रोनाउन को चेंज करने का झंझट नहीं था, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यू का प्रयोग हुआ है और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो खैर कोई बात नहीं है, नहीं आया है तो आप लोग जान ही चुके हैं, मैं बता चुका हूँ कि अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यहाँ आया हो और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं आया हो तो उसको फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन में चेंज कर देते हैं। ज़्यादा अच्छा रहता है कि फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देते हैं। अब वो किस पर डिपेंड करता है, वाक्य के संदर्भ पर डिपेंड करता है। कह रहे कि माई मदर सेड, तो मेरी माँ कही तो मुझे ही न कहेगी, तो यहाँ यू का प्रयोग मेरे लिए हुआ है। तो यहाँ यू ध्यान दीजिएगा, यू यहाँ नॉमिनेटिव केस में नहीं है बल्कि ऑब्जेक्टिव केस में है। तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, माइट मेक मी हैप्पी, फुल स्टॉप। ठीक है। दिनेश सेड, अब दिनेश ने कहा गो टू हेल, नरक में जाओ। अब ये तो कोई क्या है, एक तरह का श्राप है। तो यहाँ दिनेश सेड के जगह पर हम कर्स्ड लगा देंगे। देखिए यहाँ तो सेड को विश्ड या प्रेड लिखे हैं, लेकिन यहाँ लिख लीजिए कि कर्स में भी या कर्स्ड में भी चेंज किया जा सकता है जब वो श्राप दे रहा है। तो दिनेश कर्स्ड दैट। अब देखिए यहाँ जो ऑब्जेक्ट है छुपा हुआ है, क्या हो जाएगा, आई माइट। किसको कह रहा है, दिनेश सेड। अब वो हो सकता है कि हमको भी कह रहा हो,
दिनेश cursed that I might go to hell। ठीक है, इसको दूसरे तरीका से भी हम कह सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि दिनेश cursed me to go to hell, ऐसा भी बनाया जा सकता है। ठीक है, और आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वॉइस, नरेशन, रिमूव टू, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ऑल दिस आर अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो वाक्य कैसा भाव प्रकट कर रहा है, उस भाव के आधार पर ही हम लोग उसको चेंज करते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि जो किताब में इस तरह से लकीर दे दी गई है तो कोई भी किताब अंतिम लकीर नहीं खींचती है। He said, "May I be relieved soon?" ठीक है, उसने कहा कि मैं जल्दी रिलीव हो जाऊं। He wished that, अब I है, I फर्स्ट पर्सन का है, ही के अनुसार चेंज हो जाएगा। He might be relieved soon। ठीक है, इसके बाद एक वाक्य है, राम सेड, मे हेवन हैव पिटी ऑन मी। ये भी प्रे कर रहा है। राम विश्ड या प्रेड कोई एक लगा सकते हैं। राम प्रेड दैट हेवन का एच कैपिटल है, ध्यान रखना होगा। हेवन माइट हैव पिटी ऑन। अब देखिए यहाँ प्रोनाउन आ गया है, प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट है राम, राम का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है, तो यहाँ हो जाएगा हिम। ठीक है, तो ये सब था ऑप्टेटिव सेंटेंस को पैसिव में चेंज करना। अब हम लोग देखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे पैसिव में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में चेंज किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस अर्थात आज्ञा, आदेश, सलाह इत्यादि सूचक वाक्य कहा जाता है। इससे हम आज्ञा का भी बोध कराते हैं, आदेश, सलाह, अनुरोध इत्यादि का भी बोध होता है। तो सबसे पहले अगर इस तरह का वाक्य आया हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ आज्ञा आदेश भी है, सलाह भी है, अनुरोध भी है, तो अलग अलग तरह का जो चीज है, उपदेश भी इसमें आ जाता है, इसमें उपदेश भी आ जाता है। तो यहाँ जो रिपोर्टिंग वर्ब है शेड, उसको आवश्यकता अनुसार हम लोग ऑर्डर में, कमांड में, सलाह है तो एडवाइस में, अनुरोध है तो रिक्वेस्ट में, अगर बहुत गिड़गिड़ा करके कोई अनुरोध कर रहा है तो बेग में भी चेंज किया जाता है। ऐसे साधारणतः हम लोग आज्ञा आदेश का बोध टेल से भी कराते हैं। अक्सर हम लोग देखते हैं कि टेल के द्वारा भी आज्ञा आदेश का बोध होता है। तो देखते हैं, राम सेड टू हरि, राम सेड टू हरि, सिट डाउन ऑन द बेंच। राम हरि से कहता है कि बेंच पर बैठ जाओ। तो यहाँ हम सेड को, अब राम और हरि में रिलेशन क्या है उतना स्पष्ट तो नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि राम मालिक है, हरि जो है उसका नौकर है। अगर क्लियर रिलेशन रहता है तो हम वहाँ ऑर्डर्ड का प्रयोग कर सकते थे। यहाँ हम सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। राम टोल्ड हरि, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके, ध्यान दीजिएगा ये इसको टू का प्रयोग कर देते हैं, यहाँ दैट नहीं लगाते हैं, इफ वेदर का प्रयोग नहीं करते हैं। राम टोल्ड हरि टू सीट डाउन, टेंस नहीं चेंज होता है क्योंकि उसके पहले इन्फिनिटिव आ गया है, तो इन्फिनिटिव आ गया तो चेंज नहीं होगा,
वेयर फॉर्म होगा क्रिया का, सिट डाउन ऑन द बेंच, बन करके तैयार हो गया। राम टोल्ड हरी टू सिट डाउन ऑन द बेंच। इसके बाद है दिनेश सेड टू हिज फादर प्लीज गिव मी सम मनी। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो दोनों के बीच में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच का जो रिलेशन है वो क्लियर है। एक पुत्र है, एक पिता है, और यहाँ प्लीज भी आ गया है। तो प्लीज से भी हम लोग को पता है कि रिक्वेस्ट का बोध होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, दिनेश रिक्वेस्टेड हिज फादर टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके टू का प्रयोग करेंगे, टू गिव, प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। सब्जेक्ट है दिनेश, दिनेश का ऑब्जेक्ट होगा हिम, गिव, टू गिव हिम सम मनी, सम मनी, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे। इसके बाद है द प्रिजनर से टू द जज, प्रिजनर मतलब कैदी, कैदी ने जज से कहा डोंट सेंड मी टू जेल। अब देखिए, जो कैदी है जेल से कहे, सॉरी जज से जब कहेगा कि मुझे जेल मत भेजिए, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना गिड़गिड़ा करके, वो कितना, वो जो उसकी आवाज निकलेगी कितने उसके अंतरतम से निकलेगी। तो यहाँ हम बेग का प्रयोग कर देंगे। द प्रिजनर, द प्रिजनर बेग्ड द जज टू, टू के पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ निगेटिव है, डोंट है, तो डोंट को हम लोग नॉट टू में चेंज कर देते हैं, नॉट टू सेंड। अब देखिए ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, अर्थात इसके लिए जो ऑब्जेक्ट आएगा वो हिम होगा, हिम टू जेल। द प्रिजनर बेग द जज नॉट टू सेंड हिम टू जेल। इसके बाद है द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक मेडिसिन ऑन टाइम। अब यहाँ भी देखिए, जो सब्जेक्ट है और जो ऑब्जेक्ट है इसके बीच का जो रिलेशन है बिल्कुल क्लियर है। एक डॉक्टर है, एक पेशेंट है, अर्थात रोगी है। तो डॉक्टर पेशेंट को क्या कहेगा, सलाह ही न देगा, एडवाइस ही न देगा। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ नॉट टू टेक रहता, सॉरी डू नॉट टेक रहता तो नॉट टू टेक हो जाता, यानी जैसे कि यहाँ था डोंट था तो नॉट टू कर दिए, यहाँ कुछ नहीं है तो केवल टू लगा देंगे और बेयर फॉर्म लगा देंगे। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है। इसके बाद है माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, क्या कहा, डोंट वॉक इन द स्कॉचिंग सन, बहुत तेज धूप में न टहलो। यहाँ भी समझ में आ रहा है। देखिए ऐसे तो यहाँ केवल रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही आया है, ऑब्जेक्ट नहीं आया है, लेकिन फिर भी वो क्लियर है कि मेरे पिताजी ने कहा। तो मेरे पिताजी ने किसको कहा, मुझे को न कहा, तो हम यहाँ लिख देंगे माई फादर। अब मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं, यहाँ उनका सलाह ही है लेकिन निगेटिव है, तो मना कर रहे हैं, तो मना करने के लिए फॉरबिड या प्रोहिबिट का प्रयोग करते हैं, फॉरबिड या प्रोहिबिट का प्रयोग करते हैं। तो फॉरबिड का दूसरा रूप फॉरबिड हो जाएगा, माई फादर फॉरबिड मी। अब डोंट है तो क्या हो जाएगा, नॉट टू वॉक इन द scorching sun. My father forbade me not to walk in the scorching sun. अगर हम चाहें तो फॉरबिड, चूंकि फॉरबिड कह रहे हैं, प्रोहिबिट
से भी इसको बना सकते हैं। प्रोहिबिट माने भी मना करना होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ जाएगा। वो क्या हो जाएगा? माई फादर, सॉरी, माई फादर प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड इसलिए हुआ, फॉरबिड इसलिए हुआ कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। प्रोहिबिटेड मी, अब देखिए यहाँ टू आता है, लेकिन प्रोहिबिट अगर लगाएंगे तो फॉर लगा देना होगा, और क्रिया जो यहाँ V1 है वो V4 कर देना होगा। माई फादर प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम वॉकिंग इन द स्कॉर्चिंग सन। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसमें किस बात पर फोकस किया जा रहा है? इसमें इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि जो शेड है उसको कैसे चेंज किया जा रहा है ऑर्डर में, कमांड में। अब कोई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स का जो अधिकारी वगैरह लोग होते हैं उनका ऑर्डर तो बहुत सख्त होता है, तो साधारणतः उन लोगों के लिए कमांड का प्रयोग भी किया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? बाकी यहाँ टेंस तो चेंज हो नहीं रहा है। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटा करके टू का प्रयोग कर दिया जा रहा है। प्लीज अगर आया हो, काइंडली अगर आया हो तो उसको हटा देते हैं, क्योंकि प्लीज और काइंडली से जो रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है उसके लिए यहाँ शब्द हम रिक्वेस्ट दे देते हैं। तो अगर प्लीज आया हो, काइंडली आया हो तो उसको हटा देते हैं। ठीक है, बाकी वाक्य के अर्थ के अनुसार यहाँ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में किस तरह का रिलेशन हो सकता है, उस तरह का हम लोग, और वाक्य का जो भाव है उस आधार पर हम लोग क्रिया को चूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो कि लेट से चालू होते हैं, एलईटी लेट से चालू होते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ऐसे वाक्य जो लेट से चालू हो उसको कैसे हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ऐसे इम्परेटिव सेंटेंस जो कि लेट से चालू होते हैं। तो लेट का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है। लेट से प्रस्ताव का भी बोध होता है, लेट से सलाह का भी बोध होता है, लेट से अनुमति मांगने या अनुमति देने का भी बोध होता है। तो लेट का प्रयोग जिस अर्थ में हुआ हो उसको वैसे ही मान करके, रिपोर्टिंग वर्ब को वैसे उसको चेंज करके और हम उसको बनाते हैं डायरेक्ट नरेशन में। जैसे आई से टू माई फ्रेंड्स लेट अस गो टू सिनेमा। अब मैंने अपने मित्रों से कहा, क्या कहा? लेट अस गो टू सिनेमा, हम लोग सिनेमा चले। तो एक तरह का क्या है? प्रपोजल है, एक तरह का प्रस्ताव है, सलाह भी है कि आज हम लोग सिनेमा चले। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि सेड को प्रोपोज्ड में या सजेस्टेड में चेंज कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ मित्रों से तो एक प्रस्ताव का ही ना बोध होगा। ऐसा तो नहीं है कि मैंने मित्रों को आदेश दिया कि आज हम लोग सिनेमा चलें, ऐसा तो नहीं। यह एक प्रस्ताव का बोध हो रहा है। तो आई प्रपोज्ड या आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड्स, इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा देते हैं और दैट का प्रयोग करते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब में शुड का प्रयोग करते हैं। ये जो अस है, अस फर्स्ट पर्सन का है तो चेंज हो जाएगा आई के अनुसार। क्योंकि अस बहुवचन है तो यहाँ भी आई का बहुवचन सब्जेक्टिव वाला रूप अर्थात वी का प्रयोग होगा। शुड का प्रयोग कर ही देंगे, बाकी जो चीज है जस का तस उतार देंगे। अर्थात आई प्रपोज्ड टू माई फ्रेंड्स या आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड्स दैट वी शुड गो टू सिनेमा। मैंने मित्रों से प्रस्ताव रखा कि आज हम लोग को सिनेमा जाना चाहिए, या सलाह दिया कि हम लोग को सिनेमा जाना चाहिए। द बॉयज सेड लेट अस प्ले टुगेदर, बच्चों ने कहा हम लोग यही खेलें। लेट अस प्ले टुगेदर, सॉरी, हम लोग एक साथ खेलें, यही खेलें नहीं, एक साथ खेलें।
टुगेदर। तो अब यहाँ क्या है, बच्चे भी प्रपोज कर रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, सेड जो है प्रपोज्ड में चेंज हो जाएगा। द बॉयज प्रपोज्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद अब ये जो अस है प्रोनाउन, ये किसके अनुसार चेंज होगा, ये फर्स्ट पर्सन का है तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। सब्जेक्ट है बॉयज, ये भी बहुवचन है, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में डे आ जाएगा। इसके बाद शूट का प्रयोग करते ही है और जो बाकी जो है उसको ज्यों का त्यों उतार देते हैं। प्ले टुगेदर है तो प्ले टुगेदर कह देंगे। इसके बाद आगे लिखा गया है कि लेट से अगर अनुरोध का बोध हो तो रिक्वेस्ट, लेट से अगर आदेश का बोध हो तो ऑर्डर, मतलब जैसा बोध हो रहा है वैसा हम लोग चेंज करते हैं। द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर लेट मी गो, नौकर ने मालिक से कहा। अब नौकर मालिक में कैसा संबंध होता है, नौकर मालिक से कहता है तो अनुरोध होता है, रिक्वेस्ट होता है। मालिक अगर नौकर से कहता है तो आदेश होता है। द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, नौकर ने अपने मालिक से कहा मुझे जाने दीजिए, मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, द सर्वेंट रिक्वेस्टेड हिज मास्टर, सर्वेंट ने क्या किया, अपने मालिक से रिक्वेस्ट किया। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके यहाँ टू का प्रयोग करेंगे। यहाँ आप देख रहे थे कि प्रोपोज और सजेस्ट होता था तो वो दैट से चालू होता था, यहाँ टू का ही प्रयोग करेंगे। टू अलाउ, मतलब कि अनुमति दे, टू अलाउ हिम टू गो। मी जो है बदल गया है सर्वेंट के अनुसार तो हिम हो गया है, ठीक ना। लेट मी गो मतलब मुझे जाने की अनुमति दिया जाए, टू अलाउ हिम टू गो, ठीक है। इसके बाद है द डीसी सेड टू द प्यून, डीसी ने, एक अधिकारी होते हैं, बहुत बड़े अधिकारी होते हैं। द डीसी सेड टू द प्यून, प्यून से कहा लेट द मैन कम इन, आदमी को अंदर आने दिया जाए या अंदर आने दो। तो अब जो डीसी है प्यून से कहेगा तो क्या होगा, आदेश होगा। तो द डीसी ऑर्डर्ड द प्यून। इसके बाद यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके लेट हटाएंगे, लेट को भी हटा देते हैं, टू अलाउ कर देते हैं। या फिर अगर लेट को रखना चाहे तो रख देंगे, लेकिन तब टू अलाउ को हटा देंगे, क्योंकि अब दो दो एक ही अर्थ वाला शब्द को तो नहीं ना रखा जा सकता है। तो टू अलाउ द मैन कम इन या टू लेट द मैन कम इन, ठीक है। इसके बाद ये तो हो गया कि लेट से अनुरोध, लेट से आदेश, लेट से प्रस्ताव, सलाह इत्यादि का बोध होता है। अब हम लोग गणित पढ़ते हैं, विज्ञान पढ़ते हैं, तो उसमें अक्सर हम माना कि एबीसी एक त्रिभुज है, माना कि एबीसीडी एक चतुर्भुज है, ये भी तो हम लोग पढ़ते हैं। माना कि क्रय मूल्य 100 रुपया है। द टीचर सेड लेट एबीसी अ ट्रायंगल, अब टीचर कह रहा है कि माना कि एबीसी एक ट्रायंगल है, तो उसको क्या करेंगे, यहाँ सुपोज कर रहा है, मानना माने सुपोज कर रहा है। द टीचर सुपोज, सेड को कहाँ चेंज कर दिए हम लोग, सुपोज्ड में चेंज कर दिए हैं, ठीक है। द टीचर सुपोज्ड एबीसी टू बी अ ट्रायंगल, टीचर ने एबीसी को सुपोज किया कि एक ट्रायंगल है। या इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, द टीचर सुपोज दैट, टीचर ने माना कि एबीसी वाज अ ट्रायंगल, एबीसी वाज अ ट्रायंगल। अब यहाँ एबीसी वाज कहाँ से आ गया, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अगर ऐसा रहता कि द टीचर सेज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या हो जाता, द टीचर supposes that ABC is a triangle, ABC is a triangle, मतलब इसका जो टेंस है इधर से प्रभावित हो रहा है, हम देख रहे हैं। इसके बाद एक और चीज इसमें मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि इम्परेटिव सेंटेंस में एक ऐसा भी होता है कि इम्फैटिक सेंटेंस भी होता है। जैसे कि एक है कि ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, और एक हो गया डू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो जब हम डू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर कहते हैं तो वो ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर से थोड़ा ज़्यादा इम्फैटिक हो जाता है, ज़्यादा जोरदार हो जाता है। तो अगर हम चाहें तो उसके जगह पर
शिवरली, अर्नेस्टली इत्यादि शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, या सिंपली ऐसे भी छोड़ सकते हैं। या फिर एक और चीज देखते हैं कि ये क्या करते हैं, क्वेश्चन टैग भी आया रहता है। क्वेश्चन टैग तो आप लोग जानते होंगे। अगर वो इंपरेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग हो तो विल यू या वोंट यू का प्रयोग होता है। लेकिन जब इनडायरेक्ट नरेशन में ऐसे क्वेश्चन टैग वाले वाक्यों को ट्रांसफॉर्म किया जाता है तो उसको मान लिया जाता है कि क्वेश्चन टैग नहीं है। क्या मान लिया जाता है? मान लिया जाता है कि वो क्वेश्चन टैग है ही नहीं। जैसे यहाँ एक वाक्य में लिखा हूँ, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हेल्प मी, विल यू या वोंट यू। उसने मुझसे कहा मदद कीजिए, कीजिएगा ना, या वोंट यू, नहीं कीजिएगा, मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहा है। तो देखिए क्वेश्चन टैग तो यहाँ है, विल यू या वोंट यू। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में चेंज किया जाता है तो क्वेश्चन टैग को मान लिया जाता है कि क्वेश्चन टैग है ही नहीं। मतलब हम लोगों को किसको चेंज करना है? हम लोग को केवल चेंज करना है ही सेड टू मी, हेल्प मी। तो यहाँ तो रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है, तो सेड टू को रिक्वेस्टेड में चेंज कर दिए। ही रिक्वेस्टेड मी, कॉमा हटा करके टू लगा देंगे, हेल्प है तो हेल्प लगा देंगे, मी है फर्स्ट पर्सन का तो ये चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम होता है। तो बन के तैयार हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में चेंज किया जाता है तो अब हम देखेंगे। अब हम देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन कैसे चेंज किया जाता है। एक बात मैं बताना चाहूँगा कि अब तक हम लोग जितने भी सेंटेंस पढ़ चुके हैं उन सब में एक तरह से देखा जाए तो जटिल जो होता है वो एक्सक्लेमेटरी ही होता है। अब प्रश्न उठ सकता है कि क्यों जटिल है? क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो संबंध है वो मनोवेग से है। बाकी सब जो सेंटेंस होते हैं बहुत सोच समझ करके बोले हुए रहते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं अधिकांश कंडीशन में। लेकिन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है वो सडनली मनुष्य के मुंह से निकल जाता है। ऐसा नहीं कि वो पहले से सोचा समझा विचारा रहता है कि इस तरह की घटना होगी तो हम ऐसा बोलेंगे, नहीं, वो सडनली निकल जाता है। तो हम जानते हैं कि जिस तरह से मानव हृदय, मानव मस्तिष्क, मानव मन कॉम्प्लिकेटेड है तो मनोवेग भी कॉम्प्लिकेटेड है। तो मनोवेग भी कई प्रकार से निकलता है, कई तरह से निकलता है। तो शायद इसी कारण से हम कह सकते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का जो इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन है थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो ऐसे जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसको हम लोग मुख्य रूप से 3-4 कैटेगरी में बांट करके उसको हम लोग वन बाय वन देखेंगे। 3-4 कैटेगरी में बांट देने से क्या होगा कि उसका स्टडी करना इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ऐसा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस देखते हैं जो कि व्हाट, हाउ से चालू होता है। आप याद कीजिए जब आप छोटे थे और अचानक कभी शहर आए होंगे और बड़ी-बड़ी इमारतें, बड़ा-बड़ा बिल्डिंग या कोई भी नया चीज़ देखे होंगे, तो भले साउंड के रूप में निकला ना हो लेकिन मन में तो आश्चर्य हो ही जाता है, नहीं वाह! कितनी बड़ी मकान, कितना बड़ा मकान, अरे कितना बड़ा पार्क, कितनी बड़ी ट्रेन, है ना? अब जब आप कहे कि कितनी बड़ी ट्रेन, तो क्या आप किसी से पूछ रहे थे क्या कि बताओ कि कितनी बड़ी ट्रेन है नाप करके? आपके गाँव में कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जो कि बहुत तेज दौड़ता हो। आप उसके दौड़ को देख करके आपके मुंह से निकल जाए, अरे वाह! कितना
तेज दौड़ता है। तो क्या आप वहां पूछ रहे थे क्या कि बताओ कितना तेज दौड़ता है, पर आवर उसका स्पीड क्या है? नहीं, बल्कि आपके कहने का सीधा सा अभिप्राय यही था कि वह बहुत तेज दौड़ता है। आप गए, कोई गुलाब आपको दिया, गुलाब बहुत सुंदर था और निकल गया, व्हाट अ लवली रोज, कितना प्यारा गुलाब। तो आप थोड़े है कि उससे पूछ रहे थे कि बताओ कितना, इतना प्यारा गुलाब है। हाउ ब्यूटीफुल सी इज, कितनी सुंदर। कल्पना करिए कि आपकी शादी होने वाली है, आपके घर वाले गए हों लड़की देखने, लड़की इतनी सुंदर कि देख करके ही पहले ही नजर में, अरे वाह कितनी सुंदर है। तो क्या आप पूछ थोड़े रहे हैं कि बताओ इतनी सुंदर है? नहीं, आप जब कहते हैं अरे वाह कितनी सुंदर है, मतलब आप सिर्फ यह कहना चाहते हैं कि वह बहुत सुंदर है। तो हम ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ जो सेंटेंस है, इसको ऐसे ही समझ करके बनाएंगे। व्हाट अ लवली रोज, मतलब इसका असर्टिव क्या होगा? व्हाट अ लवली रोज का असर्टिव होगा इट इज अ वेरी लवली रोज, या इट इज अ वेरी लवली रोज, या इट इज अ लवली रोज। ठीक है, इसी तरह से हाउ ब्यूटीफुल सी इज, तो हम इसको क्या कहेंगे? सी इज वेरी ब्यूटीफुल, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो अब यहाँ क्या है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब सेड है उसको आवश्यकता अनुसार, यहाँ आप देख सकते हैं आवश्यकता अनुसार, या यहाँ भी मैं लिखा हूँ एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद एंगर, एक्सक्लेम विद हेट्रेड, एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद कॉन्टेंट, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, अप्लॉज आदि में बदला जाता है। जिस तरह का मनोभाव, उसके लिए एक शब्द अलग से दे दिया जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि अगर हुर्रा, हुर्रा का प्रयोग कब करते हैं? हुर्रे, हिप हिप हुर्रे, मैच जीत करके आदमी आता है तो हुर्रे हुर्रे चिल्लाता है, मतलब वो खुशी का बोध कराता है। अह, अल्लाह, अह, ये सब सौरों को बताता है। माय गॉड या ओ माय गॉड, ये किस चीज को बताता है? ये सरप्राइज को बताता है, आश्चर्य को बताता है। वो ये डिस्कस्ट अर्थात अरुचि, नफरत को बताता है। हम या हम, ये डाउट को बताता है। ब्रेवो अप्रूवल को बताता है। फाई फाई रिप्रूफ को बताता है। माय गुडनेस सरप्राइज को बताता है। और अगर देखिए यहाँ मैं लिखा हूँ इन्वोक या कॉल अपॉन हेवन, उस तरह का सेंटेंस आएगा तो इसको मैं यूज करके बताऊंगा। ओ माय गॉड या वो हेवन से या गॉड से कुछ ये करता है तो वहाँ इन्वोक शब्द का प्रयोग करते हैं। इन्वोक मतलब आवाहन करना, जैसे हम कोई देवी देवता का, ईश्वर का आवाहन करते हैं ना, तो उस तरह के शब्दों, उस तरह के जगहों पर ये सब शब्द यूज किए जाते हैं। वाव आया है, वाव मतलब वो खुशी का बोध कराता है। तो जिस तरह का शब्द आया रहेगा उस तरह का हम रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो मोहन सेड व्हाट अ लवली रोज, तो व्हाट अ लवली रोज का मतलब हुआ कि इट इज अ लवली रोज या इट इज अ वेरी लवली रोज। तो मोहन सेड को क्या कहेंगे? अब देखिए, वो गुलाब को देख करके सरप्राइज्ड है, या हम ये भी कह सकते हैं कि गुलाब को देख करके आनंदित भी है, खुश भी है। तो हम यहाँ मोहन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या मोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय भी कह सकते हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये एक्सक्लेम्ड अर्थात एक्सक्लेम क्रिया का पास्ट टेंस है। ये एक्सक्लेम होता क्या है? एक्सक्लेम का मतलब होता है कि आप जब कोई चीज को देख करके सडनली, अचानक, बहुत तेजी से आपके मन से कोई मनो वेग फूट पड़ता है, निकल पड़ता है, वो एक्सक्लेम का कहा जाता है ना। मोहन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ठीक है, सेड को क्या कर दिए? ये सरप्राइज का बोध था या खुशी का बोध था, तो मोहन एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज या मोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय हो जाएगा। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे। और जैसा कि मैं बताया कि व्हाट अ लवली रोज का मतलब यह नहीं कि आप पूछ रहे हैं बताओ कितना लवली रोज है, बल्कि आप यह कहना चाहते हैं कि बहुत लवली रोज है। तो
अब ये जो इसको असर्टिव में हम लोग चेंज किए थे, इट इज अ वेरी लवली रोज, तो ईट का ईट हो गया, ईज जो है बदल कर वाज हो गया। अ वेरी लवली रोज है तो अ वेरी लवली रोज कर देंगे, ठीक है। इसके बाद है दिनेश सेड हाउ ब्यूटीफुल सी इज। दिनेश ने कहा कितनी सुंदर है वह, मतलब सी इज वेरी ब्यूटीफुल, वह बहुत सुंदर है। अब इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में चेंज करते समय समय इसको बिल्कुल हम भूल जाएंगे। हाउ ब्यूटीफुल सी इज का मतलब ही हुआ सी इज वेरी ब्यूटीफुल, और इनडायरेक्ट में चेंज करते समय अब इसको देखेंगे, इसी को डायरेक्ट चेंज कर देंगे। तो दिनेश सेड को हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय या एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, जैसे खुशी भी है, सरप्राइज भी है, वह कितनी सुंदर है, आनंद भी मिल रहा है। कॉमा हटा करके दैट लगा देंगे। सी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो सी का सी ही हो जाएगा, थर्ड पर्सन का है। इज आर एम बदल करके वाज हो जाता है, वेरी ब्यूटीफुल है, वेरी ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के जो वाक्य रहेगा वो चेंज करना बहुत आसान होता है। मोहन सेड हाउ फास्ट सुरेश रन्स। मोहन ने कहा कि सुरेश कितना तेज दौड़ता है। तो सुरेश सुरेश कितना तेज दौड़ता है यह पूछा थोड़े जा रहा है, बल्कि वो बता रहा है कि सुरेश बहुत तेज दौड़ता है। मतलब हाउ फास्ट सुरेश रन्स, मतलब सुरेश रन्स वेरी फास्ट। तो जब इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में चेंज करेंगे तो सुरेश रन्स वेरी फास्ट को ही चेंज करेंगे, ठीक। इसी में एक थोड़ा इस तरह का भी आ जाता है, आई सेड वुड दैट यू वर अलाइव। अब आप देख सकते हैं ये भी मनोभाव से ही संबंधित है। काश वह जिंदा रहता, या काश वह जिंदा रहते। अब वह तो कोई आदमी हो सकता है, कोई आपके घर परिवार के भी हो सकते हैं। मैंने कहा काश वे जिंदा रहते, मतलब यहाँ किस तरह का मनोवेग है, खुशी, आश्चर्य, वो नहीं, ये मेरी हार्दिक इच्छा में प्रकट कर रहा हूँ। आई अर्नेस्टली डिजायर, ठीक है। तो आई अर्नेस्टली विश्ड, सेड को मैं क्या कर दिया, आई अर्नेस्टली विश्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा दिया, ही हैड बीन अलाइव, ठीक है। अब यहाँ हैड बीन कहाँ से आ गया, ही वर अलाइव, ये पास्ट इंफिनिट है, तो पास्ट इंफिनिट जो है पास्ट परफेक्ट में जाता है, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। हैड और क्रिया का तीसरा रूप, यहाँ वर्ब टू बी है, तो आप जानते हैं कि वाज वर जो भी टू है, बी का दूसरा रूप है, तो बी क्रिया का तीसरा रूप क्या होता है, बीन होता है। तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया, ही हैड बीन अलाइव, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं यहाँ दूसरे तरह के एक्सक्लामेटरी सेंटेंस पर। पहला तो आप देख लिए, अब ये दूसरा तरह का जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है वह सेंटेंस है जिसमें कि कोई इंटरजेक्शन वाले शब्द आए रहते हैं। इंटरजेक्शन वाले शब्द मतलब ये सब जो है ना, यहाँ लिखा हुआ है, हुर्रा, ओह, अल्लाह, माय गॉड, उह, ब्रेवो, फाइव फाइव, वाह, ये सब इंटरजेक्शन कहलाते हैं। और इंटरजेक्शन कहलाते हैं तो उसके अंदर अलग अलग मनोभाव भी रहता है छुपा हुआ। तो अब दूसरे तरह के जो वाक्य हैं उसमें हम लोग ऐसे सेंटेंस को देखेंगे जिसमें कोई ना कोई इंटरजेक्शन वाले शब्द आए हों। यहाँ हुर्रा आया है, यहाँ अल्लाह आया है, वेल्डन आया है। तब हुर्रा का प्रयोग कब करते हैं, खुशी प्रकट करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो जब खुशी प्रकट करने के लिए कहते हैं तो सेड को किस तरह से चेंज करेंगे, सेड को एक्सक्लेम्ड विद जॉय में चेंज कर देंगे। मोहन सेड अर्थात मोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे, और क्या करते हैं, ये जितने भी इंटरजेक्शन वाले शब्द होते हैं उसको हटा देते हैं, हुर्रे हो, हो, वाओ हो, माय गॉड हो, इस सब को क्या करते हैं, हटा देते हैं, ठीक है, हटा दिए। अब बच्चा वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा। मोहन है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसका बहुवचन दे हो जाएगा। इसके बाद है हैज हैव को हैड में चेंज कर देते हैं, वी थ्री है वी थ्री रहेगा, द मैच है द मैच रह जाएगा। मोहन एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड won द मैच, ठीक।
हिज फादर सेड, उसके पिताजी ने कहा, अल्लास हिज रूइंड, अल्लास वो तो बर्बाद हो गए। ठीक है, हिज फादर, अब यहाँ देखिए दुख हो रहा है ना, तो हिज फादर सेड को एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में चेंज कर दिए, अल्लास को हटा देते हैं, दैट लगा दिए। इसके बाद ही है थर्ड पर्सन का, तो ये तो चेंज होगा नहीं, ईज आर एम को वाज वर में चेंज कर देते हैं, बाकी जो है उसको वैसे लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद है मोहन सेड, वेल डन, अ ग्रैंड परफॉर्मेंस। आप समझ सकते हैं कितनी खुशी हो रही है, और ये भी कर रहा है, मोहन एक्सक्लेम विद अप्लॉज, अप्लॉज कर रहा है, दैट इट वाज अ ग्रैंड परफॉर्मेंस, यह बहुत ही ग्रैंड परफॉर्मेंस था। तो अभी हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दो तरह के वाक्य को देखे, इसके बाद हम लोग तीसरे तरह के भी वाक्य को देखेंगे। अब हम लोग कुछ ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखेंगे जो कि बहुत छोटे छोटे, एक शब्द के, दो शब्द के हैं। ही सेड नॉनसेंस, या सीता सेड टू मी गुड बाय, या मोहन सेड टू मी गुड मॉर्निंग, या दे सेड टू मी वेलकम, सीता सेड टू मी फूल। तो आप देख सकते हैं कि नॉनसेंस, गुड बाय, गुड मॉर्निंग, फुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हेल्प हेल्प, या इधर देख सकते हैं हुर्रा, अल्लाह, ये एक एक दो दो शब्द के आए हुए हैं। जैसा कि मैं शुरू में ही बताया था कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो है सडन फीलिंग को, सडन इमोशन को बताते हैं। तो इमोशन कई तरह के होते हैं, कई प्रकार से प्रकट होते हैं, इसलिए इन सबको जो मेन भाव है, भाव को हम लोग पकड़ेंगे और उसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में चेंज कर देंगे। ही सेड नॉनसेंस, तो क्या कर देंगे, ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज नॉनसेंस। सीता सेड टू मी गुड बाय, तो क्या इसका मतलब हुआ, सीता बेड में गुड बाय। मोहन सेड टू मी गुड मॉर्निंग, मतलब क्या, कि मोहन ने मुझे विश किया गुड मॉर्निंग, मोहन विश्ड मी गुड मॉर्निंग। ठीक है, उसी तरह से दे सेड टू मी, वे लोग मुझसे कहा, क्या कहा, वेलकम, स्वागत है, मतलब वे लोग मेरा स्वागत किए, दे वेलकम्ड मी। सीता सेड टू मी फूल, सीता ने मुझको कही मूर्ख, मतलब क्या, सीता मुझको मूर्ख कही, सीता कॉल्ड मी अ फूल। ठीक है, ठीक उसी तरह से मोहन सेड टू मी कॉन्ग्रेचुलेशन, मोहन ने मुझको कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, मतलब क्या, कि मोहन ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट बोला, कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा, मोहन कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। ठीक है, ए मैन सेड हेल्प हेल्प, एक आदमी कहा मदद करो मदद करो, हेल्प हेल्प, मतलब एक आदमी चिल्लाया फॉर हेल्प, मदद के लिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जितने भी वाक्य हैं, बस कड़ा तो नहीं है, लेकिन उसका जो फीलिंग है उसको हम लोग फॉलो करें, उसको पकड़ करके कर दे रहे हैं। ठीक है, ही सेड हुर्रा, अब आपको पता है कि हुर्रा का प्रयोग खुशी प्रकट करने के लिए होता है, तो क्या हो गया, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ठीक है, सीता सेड अल्लाह, अल्लाह का प्रयोग होता है दुख प्रकट करने के लिए, सीता एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा देखा जाए, ही सेड राम एंड अ पोएट, राम और कवि, कैसे हम लोग के आसपास में कभी उस तरह की घटना घटती है तो हम लोग कहते हैं, अरे राम और कवि, राम कब कवि बन गया भाई, उसको तो मैं बचपन से देखता हूँ। मतलब राम का कवि हो जाना, राम को एक कवि के रूप में कंसीडर किया जाना आश्चर्य की बात हो रही है उसके लिए, है ना। तो मतलब क्या, कि ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इसको सरप्राइज हो रहा है, इसको क्या हो रहा है, सरप्राइज हो रहा है कि अरे राम को एक पोएट जैसा रिगार्ड किया जा रहा है। He exclaimed with surprise that Ram was regarded as a poet. Ram was regarded as a poet.
तो ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मेरा सलाह यही रहेगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में वो टाइप ऑफ जो सेंटेंस है उसके आधार पर इसको थोड़ा सा देखना होगा, तैयारी करना होगा। और इस तरह के जो वाक्य है, मेरा यही सजेशन रहेगा, सलाह रहेगा कि कम से कम 30, 35, 40 तो रट ही लेना है, क्योंकि कंपटीशन में या एकेडमिक में जहाँ कहीं भी आए तो लगभग उससे मिलता जुलता रहेगा, तो हम लोग बना देंगे। ठीक है, इसके बाद और भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि रिपोर्टिंग कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच में सर आया हो, मैडम आया हो, यस आया हो, नो आया हो, तो वैसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो अब हम देखते हैं कुछ टिपिकल टाइप के क्वेश्चन, टिपिकल टाइप के पैटर्न। जैसे कि रिपोर्टेड स्पीच, अगर उसमें वोकेटिव केस आया, वोकेटिव केस माने संबोधन कारक। जैसे हम पहला वाक्य देखते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स होप ऑफ द फ्यूचर। यहाँ देखा जाए, शिक्षक ने विद्यार्थियों से कहा, होप ऑफ द फ्यूचर, फ्यूचर का होप मतलब टीचर ने विद्यार्थियों को क्या कह करके संबोधित किया, होप ऑफ द फ्यूचर कह के संबोधित किया। और कहा, क्या कहा, यू हैव टू लीड द कंट्री, आपको क्या करना है, कंट्री को लीड करना है। तो वोकेटिव केस मतलब संबोधन कारक, यहाँ टीचर विद्यार्थियों को होप ऑफ द फ्यूचर कह करके संबोधित कर रहे हैं। एक दूसरा वाक्य देख रहे हैं, साइलक सेड टू द ड्यूक। ठीक है, यह लिया गया है द मर्चेंट ऑफ वेनिस से, आप लोग सुने होंगे, विलियम शेक्सपियर का ये ड्रामा है, उसी का आंसर। साइलक सेड टू द ड्यूक, मोस्ट एक्सेलेंट जज, मोस्ट नोबल जज, दैट इज व्हाट आई वांट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि साइलक जो है ड्यूक को क्या कह करके संबोधित कर रहा है, क्या कह के एड्रेस कर रहा है, मोस्ट एक्सेलेंट जज और मोस्ट नोबल जज कह करके संबोधित कर रहा है। तो ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए क्या कहते हैं, एड्रेस, एज या कॉल कह करके हम बनाते हैं। जैसे देखते हैं, द टीचर एड्रेस्ड द स्टूडेंट्स एज होप ऑफ द फ्यूचर, जो यहाँ आया है होप ऑफ द फ्यूचर, इतना लिखेंगे। इसके बाद आगे जो आया हुआ वाक्य है उसको देखेंगे कि वो किस तरह का है। यू हैव टू लीड द कंट्री, असर्टिव है, तो असर्टिव में क्या करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके दैट लगाते हैं। द टीचर एड्रेस द स्टूडेंट्स एज होप ऑफ द फ्यूचर एंड सेड, इसके बाद दैट लगाएंगे, ठीक ना। एंड सेड, कहा, क्या कहा, यू मतलब स्टूडेंट्स यानी दे, हैव को हैड में चेंज कर देना है, दे हैड टू लीड द कंट्री, बस बन के तैयार हो गया। एक दूसरा वाक्य है, साइलक सेड टू द जज, तो क्या कहेंगे, साइलक एड्रेस्ड द ड्यूक एज मोस्ट एक्सेलेंट जज एंड मोस्ट नोबल जज, मोस्ट एक्सेलेंट जज एंड मोस्ट नोबल जज। इसके बाद इतना तो हम लोग लिख दिए। इसके बाद वाक्य कैसा है, दैट इज व्हाट आई वांट, असर्टिव है, तो असर्टिव है तो एंड सेड कह देंगे। कल्पना कीजिए कि यहाँ कोई रिक्वेस्ट रहता या यहाँ कोई प्रश्न रहता, तो क्या कर देते, एंड आस्क्ड, एंड रिक्वेस्टेड, एंड प्रोहिबिटेड, मतलब जैसा भाव रहता वैसा, ठीक ना। एंड सेड
दैट सेड दैट। इसके बाद देखिए यहां भी एक दैट आया है, तो उस दैट को भी यहां लिखना होगा। और ध्यान दीजिएगा ये दैट जो है क्या है, कंजंक्शन है, सेड दैट, और ये जो दैट है वो प्रोनाउन है। दैट और इज आर एम को वाज में चेंज कर देंगे, दैट वाज व्हाट आई है, तो आई फर्स्ट पर्सन है, साइलक के अनुसार चेंज हो जाएगा तो ही हो जाएगा। इसके बाद वांट है, वी वन है तो वी टू हो जाएगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। बस बन के तैयार हो गया। यानी वोकेटिव केस वाला बहुत इजी है, नो प्रॉब्लम है। इसके बाद एक देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच विद यस एंड नो। यस एंड नो भी आया रहता है, तो वैसे वाक्य को कैसे बनाते हैं, जैसे कि मोहन सेड टू दिनेश कैन यू डू इट, दिनेश सेड यस आई कैन डू इट, या वो कह सकता था नो आई कांट डू इट। ठीक है, तो मोहन सेड टू दिनेश कैन यू डू इट, इसको तो पहले बना ले हम लोग। मोहन किस तरह का वाक्य, इंटेरोगेटिव है। मोहन आस्क्ड दिनेश इफ, यहाँ क्या लगाते हैं, इफ वेदर लगाते हैं, इफ लगा दे, इफ कैन यू डू इट को असर्टिव में करेंगे क्या होगा, यू कैन डू इट, यू बदल जाएगा दिनेश के अनुसार, ही ब्रैकेट में दिनेश लिख देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मोहन भी है ना थर्ड पर्सन और यहाँ दिनेश भी है, आप लोग को पहले ही पार्ट में मैं बता चुका हूँ। इफ ही मतलब दिनेश, कैन बदल करके कुड हो जाएगा, कैन बदल करके क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा, डू है डू ही रह जाएगा, ईट थर्ड पर्सन का है, जो का त्यों रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है दिनेश सेड यस आई कैन डू इट, तो यहाँ लिख देंगे अब दिनेश यस है तो कहेंगे, यस का मतलब क्या हुआ कि टू रिप्लाई इन द अफर्मेटिव, तो लिखेंगे दिनेश रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव, अफर्मेटिव। इसके बाद क्या है, आई कैन डू इट, दिनेश रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव एंड सेड दैट आई मतलब दिनेश, ही कैन बदल कर कुड हो जाएगा, कुड डू इट। ठीक है, कल्पना कीजिए कि यहाँ रहता कि नो आई कैन नॉट डू इट, तो क्या हो जाता, दिनेश रिप्लाइड इन द निगेटिव एंड सेड दैट ही कुड नॉट डू इट। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ऐसा रिपोर्टिंग स्पीच जिसमें सर या मैडम आया हो। तो हम जानते हैं कि सर या मैडम का प्रयोग हम किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए करते हैं। अगर पुरुष है तो उसको सर हम बोलते हैं रिस्पेक्ट देने के लिए, अगर कोई महिला है तो उसको हम लोग मैडम बोलते हैं या मैम बोलते हैं, मतलब कि हम उसको रिस्पेक्टफुली बोल रहे हैं। ठीक है, तो ही सेड टू द टीचर, उसने टीचर से कहा, क्या कहा, सर फॉरगिव मी माय फॉल्ट, सर मेरे फॉल्ट को माफ कर दीजिए, मेरे फॉल्ट के लिए मुझे माफ कर दीजिए। तो यहाँ रिक्वेस्ट हो रहा है, ही रिक्वेस्टेड द टीचर। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड द टीचर, अब सर है तो क्या लिख दिए, रिस्पेक्टफुली, मैम भी रहेगा तो हम लिखेंगे रिस्पेक्टफुली। ठीक है, ही रिक्वेस्टेड द टीचर रिस्पेक्टफुली। इसके बाद देखेंगे कि यह वाक्य कैसा है, फॉरगिव मी माय फॉल्ट, ये इंपरेटिव सेंटेंस है। तो आप जानते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस में यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके टू का प्रयोग करते हैं, इसके बाद जो बेयर इन्फिनेटिव है उसको रखते हैं टू फॉरगिव मी जो है फर्स्ट पर्सन का है, तो वो इधर के सब्जेक्ट अर्थात ही के अनुसार चेंज हो गया, तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है तो ही का हिम हो गया। फिर ये माई जो है फर्स्ट पर्सन का है, ही के अनुसार चेंज होगा, पॉजेसिव है तो ही का पॉजेसिव हीज हो जाता है, और फाल्ट है तो फाल्ट हो गया। ठीक है, द टीचर सॉरी ही रिक्वेस्टेड द टीचर रिस्पेक्टफुली टू फॉरगिव हिम हिज फाल्ट। ठीक है, इसके बाद दूसरा वाक्य देखते हैं, A student said to Sita, Ma'am,
या मैडम व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। स्टूडेंट्स आस्क सीता। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ क्या है, व्हाट इज योर नेम, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ सेड टू को किस में चेंज किया गया है, आस्क में चेंज किया गया है। स्टूडेंट्स आस्क सीता। अब यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा कर कुछ लिखने की आवश्यकता है नहीं। मैडम है तो रिस्पेक्टफुली जोड़ दिए हैं। व्हाट इज योर नेम, योर नेम तो व्हाट रहेगा ही। इज योर नेम है तो योर बदल गया यहाँ किसके अनुसार, सेकंड पर्सन जो है सीता है, तो सीता का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। व्हाट हर नेम वाज। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ व्हाट के बाद इज था और यहाँ वाज अंत में क्यों चला गया। तो व्हाट इज योर नेम ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। जब सब्जेक्ट से पहले एक्सिलरी को कर देते हैं तो इंटेरोगेटिव होता है। लेकिन आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ, फर्स्ट पार्ट ऑफ नरेशन में ही बता चुका हूँ कि जब इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन में चेंज कर दिया जाता है तो वाक्य चाहे डायरेक्ट में कोई भी रहा हो, किसी भी तरह का रहा हो, इनडायरेक्ट में वो असर्टिव हो जाता है। तो असर्टिव में ये पैटर्न करना पड़ा, व्हाट हर नेम वाज, है ना। इस प्रकार नरेशन टॉपिक समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग नरेशन पर प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस में वो जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन होंगे। तो आप लोग मेरा वीडियो देखें। आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।